नमस्ते बच्चों। बहुत अच्छे से हो आप सभी लोग। और अभी तो आपकी स्कूल भी शुरू हो गई होगी। बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है आप सभी को। तो आज मैं आप सभी के लिए हिंदी में वाक्य विचार विषय लेकर आई हूँ। यह विषय एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उस भाषा में जो हम शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं आज और उसके क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। वाक्य विचार मतलब सेंटेंसेस। तो इस सेंटेंस के क्या मायने होते हैं, क्या मतलब होता है, वाक्य के क्या अंग होते हैं, या वाक्य कैसे बनता है, और ये वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस तरह के प्रकार हो सकते हैं, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है। तो आइए चल आज हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। इसे आप अगर चाहें तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य विचार। मतलब सेंटेंस। इसका क्या मतलब होता है? शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह। इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं सबसे पहले। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा आशय, आशय मतलब आशय का मतलब होता है मीनिंग, कि वाक्य का क्या भाव है, वह भाव प्रकट कर सके। वाक्य कहलाता है। तो हम एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक समूह, सार्थक से मतलब ऐसे मीनिंगफुल शब्द, मीनिंगफुल शब्दों का समूह जिसका कोई अच्छा मतलब निकलता हो और व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, और वह उस वाक्य के भाव को, उस वाक्य के मतलब को पूरा प्रकट कर सके, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वाक्यों के क्या गुण हो सकते हैं। तो वाक्य के गुण। वाक्य सरल और सुंदर वाक्य द्वारा ही लेखक या वक्ता अपने विचारों या भावों या अनुभूतियों को स्पष्ट करने में सफल रहता है। सरल और सुंदर वाक्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। वाक्य के मुख्य रूप से 4 गुण होते हैं। पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, तीसरा है सन्निधान और चौथा है पदक्रम। आकांक्षा से मतलब होता है कि एक पद पढ़ने या सुनने के बाद किसी भी वाक्य के आशय या अर्थ को जानने के लिए उसके शेष पदों की अपेक्षा या जिज्ञासा का बना रहना ही आकांक्षा है। यदि कोई व्यक्ति केवल मोहन ने कहकर ही चुप हो जाए, एक शब्द कहकर ही चुप हो जाए, तो श्रोता की जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब इसके आगे क्या बोलेगा। इसे बोलते हैं आकांक्षा। योग्यता का मतलब होता है पदों में अभीष्ट अर्थ का बोध कराने की क्षमता ही योग्यता कहलाती है। जैसे राम गेंद से पत्थर तोड़ता है। अब इस वाक्य में राम गेंद से पत्थर तोड़ता है, इस वाक्य में हमें शब्दों की योग्यता समझ में नहीं आती, क्योंकि गेंद से हम पत्थर को नहीं तोड़ सकते। तो यह इस तरह का वाक्य जो है योग्य नहीं माना जाता भाषा में। सन्निधान का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है समीपता। सन्निधान का शाब्दिक अर्थ है समीपता। वाक्य के पद एक दूसरे के समीप रहने चाहिए। यह तभी संभव है
जब पूरा वाक्य एक साथ उच्चारित हो। जैसे राधा सिलाई, राधा सिलाई, यह आधा वाक्य है। अब राधा ने सिलाई की, राधा ने सिलाई नहीं की, राधा ने अपना काम पूरा किया या नहीं किया, ये इस वाक्य से हमको समझ में नहीं आता है, स्पष्ट नहीं होता है। तो वाक्यों में शब्दों की सानिध्यता या समीपता का होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है पदक्रम। पद मतलब शब्द, तो शब्दों का सही क्रम कोई भी वाक्य में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शब्दों का क्रम मतलब प्रत्येक भाषा में पद क्रम की अपनी एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के लिए पदों का क्रमिक संयोजन होता है। संयोजन मतलब जुड़ना होता है। व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ही पदक्रम कहलाता है। जैसे अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्रिया की व्यवस्था है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, क्रिया मतलब वर्ब, तथा उसके बाद शेष कारक आते हैं, मतलब शेष दूसरे शब्द आते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में क्रिया अंत में आती है, मतलब क्रिया मतलब वर्ब अंत में आती है। यदि वाक्य का क्रम सही नहीं होगा तो उसके अर्थ में भी स्पष्टता नहीं होगी। जैसे जाएगा राम कल मुंबई। अब इस वाक्य में हमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि कर्ता और कर्म का जो संबंध है वो इसमें स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा सकता। तो हिंदी भाषा में ये पदों के क्रम का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे चलते हैं वाक्य के अंगों की तरफ। हमने एक पॉइंट और छोड़ दिया है। पांचवा पॉइंट है अन्विति। अन्विति वाक्य के गुण का आखिरी पॉइंट है या पद है अन्विति। अन्विति का अर्थ होता है व्याकरणिक दृष्टि से सामान्य रूपता। मतलब वाक्य में पदों का प्रयोग करते समय, पद मतलब शब्द, शब्दों का प्रयोग करते समय हमें व्याकरण के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध माना जाता है। जैसे लड़का खाती है और लड़की खेलता है। अब लड़का यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर है, उसके लिए क्रिया जो है खाती इस्तेमाल किया है, मैस्कुलाइन जेंडर, और लड़की खेलता है तो लड़की खेलता है मतलब लड़की खेलती है। हमें ऐसा लिखना या बोलना चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो वह गलत माना जाएगा। इन वाक्यों में लिंग संबंधी अन्विति नहीं है, तो लिंग के हिसाब से उच्चारण करना ज़्यादा सही माना जाता है। अब हम आते हैं वाक्य के अंगों की तरफ। तो हम शुरू करते हैं वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला कर्ता और दूसरा क्रिया। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया है, असल में वही उसके उद्देश्य और विधेय होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कर्ता और क्रिया के कर्ता और क्रिया के विस्तार को ही उद्देश्य और विधेय कहते हैं। ठीक है, कर्ता और क्रिया के विस्तार को ही उद्देश्य और विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य क्या हो गया, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस वस्तु के बारे में कहा जाए। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस वस्तु के बारे में बात की जाए, बात
की जाए उसे उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य में, अब ये समझ, इन शॉर्ट, मुख्य रूप से जो कर्ता होता है वह कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब वाक्य विधेय की परिभाषा हम देखते हैं। वाक्य में जो कुछ भी लिखा गया है या जो कुछ भी कहा जाए, वाक्य में कुछ भी कहा जाए उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य कहलाता है और विधेय बाजार जा रहा है, क्योंकि हमें इस प्रश्न वाक्य में ये पता चल रहा है कि बाजार कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण लिख सकते हैं, मोहन बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर हमें देखा उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। मैं यहाँ पर 10 सेकंड के लिए रुक रही हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें वाक्य में उद्देश्य और विधेय समझ में आएगा तब हम आगे जाकर वाक्य के प्रकार अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके आगे चलते हैं और इसी विषय को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चलो अभी हम आगे एग्जाम्पल शुरू करते हैं। उदाहरण, मोहन। तो अब हम उद्देश्य और विधेय को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वाक्य है, मोहन बाजार जा रहा है। ठीक है, मोहन बाजार जा रहा है। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें इसमें दो चीजें दिखाई देती है। एक तो है मोहन और एक है बाजार जा रहा है। इस प्रश्न को देखकर हमें एक मन में एक विचार आता है, प्रश्न उठता है कि बाजार कौन जा रहा है। तो हमें पता चलता है मोहन जा रहा है। तो इस वाक्य में जो मोहन है वह कर्ता है, और कर्ता मतलब क्या होता है, संज्ञा। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। यदि आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो इसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको देखती हूँ कि आप मुझे कितने सही उत्तर देते हैं। बाजार जा रहा है, यह एक विधेय है, मतलब मोहन का उद्देश्य है।
उद्देश्य मतलब उससे उसके बारे में बताया जा रहा है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि हमने परिभाषा में यही देखा था कि वाक्य में जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है उससे विधेय कहते हैं। तो बाजार कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। तो मोहन के बारे में बात की जा रही है, तो यह जो वाक्य है पीछे का वह उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है, मतलब विधेय कहा जाता है। विधेय मतलब क्रिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं और यहाँ पर हम नाउन लिख देते हैं। ठीक है, तो कर्ता और विधेय को हम इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये जो कर्ता है उसमें संज्ञा है, संज्ञा कौन सा प्रकार है, ये आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब हम आगे देखते हैं वाक्य के भेद। अब यहाँ इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझा देती हूँ, जिनका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, कि उद्देश्य कौन है, विधेय कैसे है, ये आपको पता करके मुझे बताना है। ये आपके लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट जैसा एक्सरसाइज हो जाएगा और उसे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसे आप अपने लिए अभ्यास के तौर पर ले सकते हैं। पहला है शीला गाना गा रही है। दूसरा, महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता हैं, प्रिय नेता थे, नेता थे। तीसरा वाक्य, हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। और चौथा वाक्य है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इन वाक्यों में आप उद्देश्य और विधेय को अलग कर कर वाक्य के प्रकार को समझ सकते हैं कि प्रश्न में उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। तो इस उदाहरण को समझते हुए आप इन प्रश्नों का उत्तर हल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके लिए कुछ सेकंड के लिए रुक रही हूँ, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें या प्रश्नों को लिख सकें। उसके बाद हम आगे वाक्यों के भेद की तरफ चलते हैं। तो अब हम आगे वाक्यों के भेद की तरफ चलते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपको वाक्यों के भेद सिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। भाग 2 में मैं आपको वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार कराऊंगी। ठीक है, वाक्य के भेद का पहला भाग है अर्थ के अनुसार।
और दूसरा है रचना के अनुसार। तो हम इन दोनों विषयों को अलग अलग भाग में हम सीखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह के एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे सबसे पहले मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।